हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस का एक टॉपिक और ले रहे हैं। जनरल साइंस की पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिएगा, पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 मिश्रण। बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ को वापस से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। तो देखिएगा, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, तत्व एवं यौगिक। इसका मतलब तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी एक ऐसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। बात करते हैं तत्व क्या होता है। देखिएगा, एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था का नाम क्या है। तो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था का नाम है तत्व। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन का तत्व प्रतीक होता है H, ऑक्सीजन का तत्व प्रतीक होता है O। हाइड्रोजन के तत्व का प्रतीक है H, ऑक्सीजन के तत्व का प्रतीक है O। इसी प्रकार से कुल 118 तत्व हैं वर्तमान में, जिनकी हम आगे बात करेंगे। चलिएगा, अब हम बात करते हैं यौगिक क्या होता है। देखिएगा, एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके जिस शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक के बारे में हमें क्या जानना आवश्यक है कि यौगिक में जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, यौगिक का जो निर्माण होता है वो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परस्पर रासायनिक संयोजन से होता है। रासायनिक संयोजन का मतलब होता है रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ना। तो तत्व रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और तत्व किस प्रकार के होने चाहिए? दो या दो से अधिक प्रकार के होने चाहिए। और उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे जल की बात करें अपन, जल की, तो जल का जो यौगिक है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है? निश्चित है। कितना है? 2:1। अगली बात आपको याद रखनी है, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक करना संभव नहीं होता। रासायनिक विधियों से आप पृथक कर सकते हो, लेकिन भौतिक विधियों से यौगिक के अवयवों को पृथक करना संभव नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, जल का यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1। और अमोनिया का यौगिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:3। और अमोनिया के यौगिक का सूत्र क्या होता है? NH3। अब हमें बात करनी है तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है, तत्व में परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। और ये जो कण है ये परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। तो हम ये भी कह सकते हैं एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। इसका मतलब तत्व का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है? परमाणु से हो रहा है। और परमाणु कैसे हैं? समान प्रकार के। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी तत्व में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। लेकिन यदि हम अणु की बात करें तो अणु में क्या होता है? तत्वों की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तत्व में परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन अणु में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे हाइड्रोजन का जो अणु है उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। जल का जो अणु है उसमें कुल कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। चलिएगा, अब हम बात करते हैं वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या पूछे तो कितनी है? 118। प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन।
अंतिम तत्व कौन सा है? ओगानिसोन, जिसका प्रतीक Ag होता है और यह एक क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। तो आपसे पूछे कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है? ओगानिसोन। देखिएगा, प्राकृतिक तत्वों की संख्या पूछे तो कितनी? 90। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 90 है। और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। तो बताओ 90 + 28 कुल तत्व कितने हो गए? 118। प्रथम मानव निर्मित तत्व पूछे तो टेक्नीशियम। प्रथम मानव निर्मित तत्व पूछे तो क्या होगा? टेक्नीशियम होगा। और अंतिम मानव निर्मित तत्व पूछे तो क्या होगा? ओगानिसोन। और ये जो है वो 118 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 118। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम मानव निर्मित तत्व का नाम बताइए, तो वो क्या होगा? टेक्नीशियम होगा। अब हम बात करेंगे परायूरेनिक तत्व क्या होते हैं। देखिएगा, परायूरेनिक तत्वों को ट्रांसयूरेनिक तत्व भी कहते हैं। ट्रांसयूरेनिक तत्व भी कहा जाता है। परायूरेनिक तत्व यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं। और यूरेनियम जो है वो 92 नंबर पे आता है। इसका मतलब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92। 93 नंबर पे आता है नेपट्यूनियम। इसका मतलब आपसे पूछे प्रथम परायूरेनिक तत्व कौन सा है? तो प्रथम परायूरेनिक तत्व है नेपट्यूनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 93। चलिएगा, अगली बात, सभी परायूरेनिक तत्व मानव निर्मित एवं क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। जितने भी परायूरेनिक तत्व हैं वो मानव निर्मित है और कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो क्या होगा? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और इसकी प्रतिशत मात्रा है 46.6%। पृथ्वी पर तत्वों की उपलब्धता का क्रम सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या है? आयरन। और उसके बाद क्या है? कैल्शियम। देखिएगा, ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। तो आपसे मान लो पूछ ले परीक्षा में कि पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ऑक्सीजन होगी। सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु होती है। तो आपसे पूछ ले भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन होगी। और एल्यूमिनियम जो है वो एक धातु है। इसलिए आपसे मान लो पूछ ले परीक्षा में कि पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम होगी। और दूसरे नंबर की धातु कौन सी होगी? आयरन होगी। और तीसरे नंबर की कौन सी होगी? कैल्शियम होगी। चलिएगा, उपरोक्त तत्वों की प्रतिशत मात्राएं निम्न प्रकार है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.3%, आयरन का प्रतीक Fe होता है 5.6%। और कैल्शियम कितना है? 3.6%। अगली बात, पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक मात्रा वाली धातु पूछे तो क्या बताई मैंने आपको अभी? एल्यूमिनियम। अगली बात, प्रथम बार मानव द्वारा उपयोग में ली गई धातु पूछे तो क्या होगा? तांबा होगा। प्रथम बार मानव द्वारा उपयोग में ली गई धातु कौन सी थी? तांबा, जिसका प्रतीक होता है Cu, कॉपर। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व पूछे तो यूरेनियम। सबसे हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सर्वाधिक चालकता वाली धातु पूछे तो सिल्वर, चांदी। न्यूनतम चालकता वाली धातु पूछे तो लेड या Pb। चालकता का क्रम क्या है? Ag सबसे ज़्यादा, फिर Au, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। Ag सबसे ज़्यादा चालकता वाली धातु है। उसके बाद में गोल्ड है। उसके बाद में कॉपर यानी तांबा है। और उसके बाद में क्या है? एल्यूमिनियम। यहाँ पर एक ट्रिक भी बना रखी है मैंने चालकता का क्रम याद करने के लिए। आज
आया कौवा अली के पास। तो आज का मतलब है एजी और एजी का मतलब है चांदी या सिल्वर। आया, आया का मतलब है एयू, एयू का मतलब है गोल्ड। कौवा, कौवा का मतलब है कॉपर यानी तांबा। और फिर क्या है अली, अली का मतलब क्या है एल्यूमिनियम। अब बात आती है कि चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, फिर भी इसके विद्युत तार नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, इसीलिए चांदी के विद्युत तार नहीं बनाए जाते। तो आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, फिर भी इसके विद्युत तार नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अधातु जो विद्युत की कुचालक है उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। तो अधातु जो विद्युत की सुचालक है, सॉरी, वो क्या होगी? ग्रेफाइट। और कार्बन का ये क्या होता है? अपरूप होता है। चलिएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व पूछे तो फ्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व पूछे तो क्लोरीन। ये आपको सारे तथ्य याद करने हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है फ्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व पूछे तो हीलियम, और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व पूछे तो सीजियम। देखिएगा, सीजियम का आयनन विभव न्यूनतम होने के कारण इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल एवं परमाणु घड़ी बनाने में किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु घड़ी बनाने में या फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो उत्तर क्या होगा? सीजियम। और आपसे कारण पूछे तो आप बताओगे क्योंकि इसका आयनन विभव क्या होता है? कम होता है। और आयनन विभव कम या न्यूनतम होने के कारण इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत अधिक होती है। इसी कारण इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल एवं परमाणु घड़ी बनाने में किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु क्या है? मरकरी। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पूछे तो मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg, हाइड्रोजीनियम। लैटिन नाम है इसका हाइड्रोजीनियम, इसीलिए इसका प्रतीक Hg बना। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु पूछे तो वो क्या होगी? ब्रोमीन होगी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं तत्वों के प्रकार। देखिएगा, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की। तो देखिएगा, धातु क्या होती है? तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम धातु है, प्रतीक होता है Na, नेट्रियम। मैग्नीशियम धातु है, प्रतीक होता है Mg। धातुओं के गुण, यह ठोस एवं कठोर होती है। धातुएं जो होती है वो ठोस एवं क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? Hg। Hg मतलब पारा। ये तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है जिसके खींच करके क्या बनाया जा सके? तार बनाए जा सके। सर्वाधिक तन्यता गोल्ड की होती है, गोल्ड यानी सोना। ये आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसकी पीट करके चादर बनाई जा सके। और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता भी किसकी होती है? गोल्ड की होती है। तो सर्वाधिक तन्यता पूछे तो गोल्ड की, और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता भी पूछे तो किसकी होगी? गोल्ड की। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक। कारण पूछे तो बताओगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नोट कर लीजिएगा इसको कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। वर्तमान में कुल धातुओं की संख्या 90 है। वर्तमान में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? 90। आवर्त सारणी का लगभग 2/3 भाग धातुओं से घिरा हुआ है। तो ये जो 90 संख्या है ये लगभग है। ठीक है। वर्तमान में कुल धातुओं की संख्या पूछे तो लगभग कितनी है? 90। और आवर्त सारणी का लगभग कितना भाग? 2/3 भाग किससे घिरा हुआ है? धातुओं से। अधातु, तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सब क्या है? अधातु है। अधातुओं के गुण, ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जबकि हमने देखा धातुएं जो होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है?
ठोस अवस्था में, लेकिन अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति का मतलब होता है ऐसी प्रकृति जिसके कारण से बल लगाने पर वो जो अधातु है वो टूट करके क्या हो जाए, बिखर जाए। ये चमकदार नहीं होती। ये प्राय विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। वर्तमान में कुल अधातुओं की संख्या लगभग कितनी है, 22 है। आवर्त सारणी का कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग अधातुओं से घिरा गया है, 1/3 भाग। अब हम बात करेंगे उपधातुओं की। उपधातु क्या होती है, तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। यहाँ पे के नहीं है, इसको काट लीजिएगा। तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, एंटीमनी और जर्मेनियम। याद रखने का तरीका भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ट्रिक बना रखी है। बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, सब जर्मनी गए। बोले का मतलब बोरोन, शिव का मतलब सिलिकॉन, ऐसी का मतलब आर्सेनिक, तेरी का मतलब टी, आत्मा का मतलब एटी, सब का मतलब एसपी, जर्मनी का मतलब जी। इनमें से देखो, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, अर्धचालक भी होते हैं। याद रखिएगा, अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। चलिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की। कुछ महत्वपूर्ण धातुएं, और उनमें सबसे पहली धातु है लिथियम। यह सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी बताई थी मैंने आपको, लिथियम बताई थी। यह केरोसिन से हल्की धातु होती है, इस कारण इसे प्रयोगशाला में मोम से लपेट के रखते हैं। प्रयोगशाला में किससे लपेट के रखते हैं, मोम से। यह ज्वाला में किरमिंजी लाल रंग देती है। जब आप इस धातु को ज्वाला में जलाते हो तो कैसा रंग देती है, किरमिंजी लाल रंग देती है। अब देखिएगा, ज्वाला परीक्षण का मतलब क्या होता है, किरमिंजी लाल रंग दे रही है, इसका ज्वाला परीक्षण है। कैसा परीक्षण है, ज्वाला परीक्षण, मतलब ज्वाला में जलाने पर किस प्रकार का रंग ये देती है। ज्वाला परीक्षण में विभिन्न धातुओं के रंग, लिथियम का है किरमिंजी लाल, सोडियम का है सुनहरा पीला, पोटेशियम का है बैंगनी, रुबिडियम का है लाल बैंगनी, सीजियम का है नीला, कैल्शियम का है ईंट जैसा लाल, स्ट्रोंशियम का है लाल, और बेरियम का कैसा है, सेब जैसा हरा। तो याद रखिएगा, ये ज्वाला में जो रंग दिए जा रहे हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं एक बार वापस से याद करवा देता हूँ। लिथियम का रंग है किरमिंजी लाल, सोडियम का है सुनहरा पीला, पोटेशियम का है बैंगनी, रुबिडियम का है लाल बैंगनी, सीजियम का है नीला, कैल्शियम का है ईंट जैसा लाल, स्ट्रोंशियम का है लाल, और बेरियम का है सेब जैसा हरा। स्ट्रोंशियम एवं बेरियम धातुओं का उपयोग पटाखा उद्योग में भी किया जाता है। चलिएगा, बेरिलियम व मैग्नीशियम अधिक आयनन विभव के कारण ज्वाला परीक्षण नहीं देती है। बेरिलियम व मैग्नीशियम अधिक आयनन विभव के कारण से ज्वाला परीक्षण नहीं देती है। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, ज्वाला परीक्षण के लिए आयनन विभव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिन धातुओं का आयनन विभव कम होता है केवल वो ही ज्वाला में विशिष्ट रंग प्रदान करती है। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देती है। क्यों, क्योंकि इनके आयनन विभव क्या होते हैं, अधिक होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में केवल एस ब्लॉक की धातुएं ही क्या देती है, ज्वाला परीक्षण, क्योंकि इनका आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। दूसरी धातु है सोडियम। इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है और नेट्रियम से इसका प्रतीक बनाया गया है Na। यह एक मुलायम धातु होती है, अतः इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ ले कि चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, सोडियम। केरोसिन में डुबो के रखा जाता है क्योंकि नमी में क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। सोडियम का उपयोग समस्थानिक 24 सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण की जांच में किया जाता है। उसके बाद में अगली धातु है पोटेशियम। इसका लैटिन नाम केलियम होता है, और याद रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका घनत्व सोडियम से क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सोडियम और पोटेशियम में किसका घनत्व कम होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम का घनत्व सोडियम से क्या होता है, कम होता है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 का घटक होती है। याद रखिएगा कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है, B12 में। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु। गोल्ड, इसका लैटिन नाम ओरम होता है और ओरम से ही इसका प्रतीक बनाया गया Au। सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं तन्य धातु होती है और कौन सी अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब यौगिक रूप में साधारणतया नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt। कॉपर का मतलब तांबा, Hg का मतलब मरकरी पारा, Ag का मतलब सिल्वर अर्जेंटम चांदी कहते हैं जिसको, Au का मतलब ऑरम गोल्ड सोना और Pt का मतलब प्लेटिनम। याद रखने के लिए तरीका बनाया गया है CHAAP छाप। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ाया, जिसके अंदर हमने पढ़ा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हमने बांटा दो भागों में, तत्व एवं यौगिक। फिर मैंने आपको तत्वों के बारे में पढ़ा दिया और यौगिक के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। तो क्रियाशीलता श्रेणी हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अभी तक आप इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।